सभी साथियों को राम राम। आइए दादा लक्ष्मीचंद जी की प्यारी पुस्तक पंडित लक्ष्मीचंद की संपूर्ण ग्रंथावली श्री सुरेश जांगीड़ जी उदय द्वारा ये लिखित है और ये सुरेश जांगीड़ जी हैं जो इसके लेखक हैं इधर। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। इसमें लेखक महोदय अपनी बात बता रहे हैं तो उनकी बात सुनेंगे पहले, फिर सांग और ग्रंथावली शुरू हो जाएगी। कभी भी कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता कि वो हो ही न सके। बस इस शर्त है कि उस काम को करने का एक जुनून और लगन होनी चाहिए। जब हम सब ओर से हरियाणवी पुस्तकों को लेकर निराश हो गए थे तो सन 2001 में हमने संकल्प किया था कि हरियाणवी बोली की पुस्तकों का हम स्वयं ही प्रकाशन कर उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रारंभ में तो यह बड़ा जटिल और कठिन काम लगा क्योंकि पहले तो सामग्री इकट्ठा करना ही टेढ़ी खीर था। दूसरा, एक पुस्तक के प्रकाशन पर ही बहुत अधिक धन लग जाता है जिसकी वापसी इतनी धीमी होती है कि अगले सारे काम उस वापसी के भरोसे नहीं हो सकते। न तो हमें कोई सरकारी सहायता ही मिलती है और न ही हम किसी तरह का चंदा आदि लेते हैं। इस तरह सीमित साधनों के चलते समस्याएं बहुत आई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे हमारे हरियाणवी के प्रकाशनों की संख्या और दायरा बढ़ता गया। आज पाठकों के स्नेह और सहयोग से हम 20 हरियाणवी ग्रंथावलियां तथा 200 से अधिक हरियाणवी पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। किसी भी देश की असली पहचान और महत्व इस बात पर ही निर्भर करता है कि उस देश की संस्कृति क्या है और वह उस देश के लोगों में कितनी रची बसी है। हर देश की कोई न कोई अपनी ऐसी संस्कृति होती है जिससे वह पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की संस्कृति को विश्व भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति का संरक्षण वहां के कुछ वासी ही नहीं करते, बल्कि वह संस्कार व संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सामान्य जन आगे से आगे अपने बच्चों को देते चलते हैं और तब ही वह संस्कृति बच पाती है। लेकिन हरियाणवी संस्कृति के नाम लेवों को आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं। टीवी कल्चर ने बाकी सब संस्कृति को इस कदर कमजोर करना आरंभ कर दिया है जैसे शरीर को कैंसर कर देता है। ऐसे में कौन करेगा, कौन बचाएगा हमारी हजारों साल की सुसंस्कृति को। दिल्ली के कई प्रकाशकों ने रागनियों की कई पुस्तकें छापी हुई थी। वे सब की सब गंदे कागज, घटिया टाइटल और सांग की रागनियों का कुछ से कुछ बना देना उनके लिए सामान्य सी बात थी तथा अशुद्धियों और अनर्गल बातों से भरी हुई रागनी किसी की फोटो किसी का या नाम किसी का, ऐसे में हम किसे सही समझें और किसे गलत समझें। डॉक्टर राजेंद्र स्वरूप वत्स जी ने इस बारे में अपनी पुस्तक सांग सम्राट लक्ष्मीचंद में लिखा है, सांगियों और लोक कवियों द्वारा रचित लोक नाट्य रागनियों व भजनों की कोई सुनिश्चित लिखित परंपरा नहीं है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जो भजनिक, कथावाचक अथवा प्रचार का काम करते थे वे पठित होने की स्थिति में रजिस्टर या बही में अपनी रचनाएं लिख लेते थे, परंतु सांगियों अथवा लोक नाट्यकारों में उन शक्तियों की संख्या नगण्य रही है जिन्होंने अपने सांग लिखे अथवा छपवाए हों। अनेक लोक नाट्यकारों से भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है कि वे किसी अन्य को अपनी रचनाएं लिखवाने व छपवाने में इसलिए संकोच करते थे कि कहीं दूसरे लोग इनका अनुचित लाभ न उठाएं और सांग बेड़े का गठन कर उनके व्यवसाय को आघात न पहुंचाएं। हाँ, दिल्ली स्थित चंदन प्रकाशकों ने लक्ष्मीचंद, धनपत, रामकिशन व्यास, प्रभूति सांगियों के नामों से विभिन्न सांगों की सैकड़ों ही पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें से चंद सांग पुस्तिकाओं को छोड़कर सब की सब प्रसिद्ध हैं। अभी तक हरियाणवी लोक कवियों की रचनाओं का अधिकतर प्रकाशन दिल्ली के फुटपाती प्रकाशकों द्वारा घटिया कागज, घटिया छपाई और अशुद्धियों की भरमार के साथ प्रकाशित होता रहा है और पिछले 20-25 सालों से अब वह भी बंद हो चुका है। ऐसे में बताइए कहाँ बच पाएगा हमारा हरियाणवी साहित्य। इस तरह के प्रकाशनों का कोई साहित्यिक क्षेत्र में महत्व नगण्य नहीं होता है क्योंकि इस तरह के प्रकाशनों और साहित्यिक महत्व नहीं माना जाता। लोक कवियों के बारे में उनकी रचनाओं के जनमानस तक पहुंचाने के ठोस एवं रचनात्मक प्रयास न होने का एक बड़ा कारण हरियाणवी सीमित क्षेत्र है और दूसरा हरियाणा सरकार की ठूल मूल नीतियों की देन का होना है। इसलिए हरियाणवी संस्कृति और धरोहर नष्ट होती जा रही है। यही कारण है कि आज अधिकतर लोक कवियों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है।
अगर बची है तो उस कवि के कुछ शिष्यों और कुछ बुद्धिजीवियों को है, अथवा प्रशंसकों के पास थोड़ी बहुत सामग्री स्वयं लिखी या सुनी सुनाई सामग्री एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। हरियाणवी साहित्य को अगर समृद्धता की ओर कुछ अगर लेके जाया जाए तो वह है इसकी सांग परंपरा। जितना योगदान इन सांग और सांगियों का हरियाणवी साहित्य में है उतना योगदान अन्य किसी विधा का नहीं है। लेकिन सांग परंपरा की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उसका कोई लिखित रिकॉर्ड न होने के कारण अशुद्धता या अशुद्धता का विकट सवाल खड़ा हो जाता है। यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि इस रागनी में कितनी और किसकी मिलावट है। यह संवेदनशील कलाकार की बड़ी सहज सी बात होती है कि जब भी कोई कलाकार केवल अपनी याददाश्त के सहारे कोई रचना सुनाता है तो उस रचना पर जहां वह उसे सुना रहा होता है उस माहौल और परिस्थिति का पूरा पूरा असर होता है। यही असर रचना में कई बार हेर फेर कर देता है या माहौल से प्रेरित होकर सहज ही उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कलाकार हमेशा से ही अति संवेदनशील होते हैं। अथवा दूसरा, जब भी किसी कलाकार की कोई भी रचना उसका कोई शिष्य या प्रेमी उसे याद कर लेता है तो उस रचना में वह स्वभावतः परिवर्तन न करे, लेकिन उसका मस्तिष्क उस रचना में अवश्य ही हेर फेर कर देगा। यही मानव स्वभाव है और यही मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। यही बात पंडित लक्ष्मीचंद जी के सांगों और रागनियों पर लागू होती है। किसी अन्य के माध्यम से सुनी गई रागनियों को प्रामाणिकता एवं संपूर्णता की पराकाष्ठा पर आधारित मान लेना स्वयं को ही भ्रम में रखने वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित लक्ष्मीचंद ने सांग परंपरा को जो ऊंचाइयां और शोहरत दी वह किसी और के बस की बात नहीं थी। पंडित लक्ष्मीचंद आंसू कवि ही नहीं बल्कि सहज और सीधे इंसान थे। अनेक लोगों से बातचीत और लोगों के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे उस समय के सबसे प्रसिद्ध और बड़े कलाकारों में एक थे। आरंभ में उन्होंने युवाओं को अपनी शक्ति के रूप में इकट्ठा किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर युवा वर्ग ने उन्हें अपना लिया तो सांग में उनकी गहरी पैठ हो जाएगी। इसलिए आरंभ के सांग की रचना का मूल आधार प्रेम और सौंदर्य रहा। इसी कारण आरंभ में बुजुर्ग लोग पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों को सुनना पसंद नहीं करते थे। उस समय के सांगी जैसे बाजे भगत आदि को ही बुजुर्ग लोग अधिक पसंद करते और चाहते थे। पंडित लक्ष्मीचंद ने जब महसूस किया कि युवा वर्ग के बीच उनकी पकड़ बन चुकी है तो उन्होंने धीरे धीरे धार्मिक सांगों की रचना की और अपने पुराने सांगों को धीरे धीरे छोड़ दिया और धार्मिक सांगों की ओर ही ध्यान दिया, जिससे उनकी पैठ और प्रसिद्धि को चार चांद लग गए। यूं तो पंडित लक्ष्मीचंद पर पूर्व में 3 बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। तीनों ही ग्रंथों का अपना अपना महत्व है। श्री केसी शर्मा जी की सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का रतन कोश और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित श्री पूर्णचंद शर्मा की पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। सवाल यह खड़ा होता है कि इसी पर चौथी पुस्तक क्यों? जब 2001 में हमने हरियाणवी साहित्य के प्रकाशन का निर्णय लिया तो सर्वप्रथम हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के उपदेशक भजन के नाम से एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में हमने इसके 2 भाग प्रकाशित किए थे। एक भाग में हमने पंडित लक्ष्मीचंद के वे भजन लिए जिसे सभी विद्वान मानते हैं कि ये भजन पंडित लक्ष्मीचंद जी के हैं, तथा दूसरे भाग में हमने वे भजन लिए जिन्होंने कुछ विद्वान पंडित लक्ष्मीचंद को मानते हैं और कुछ नहीं। ऐसा एक प्रयोग के तौर पर किया गया जिसका पंडित लक्ष्मीचंद के प्रेमियों ने खुलकर स्वागत ही नहीं किया, बल्कि इस पुस्तक को हाथों हाथ लिया, जिससे इस पुस्तक का इतने कम समय में तीसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया। जब हमने सांगियों की हरियाणवी ग्रंथावलियों का प्रकाश आरंभ किया तो हमने पहले उन सांगियों को लिया जिनकी ग्रंथावलियां प्रकाशित नहीं हुई थी। सॉरी। तो साथियों, ये पंडित लक्ष्मीचंद जी की ग्रंथावली जिसका पेज नंबर हमने 5, 4, 5 और 6, पेज नंबर 4, 5, 6 हमने पढ़ लिया है इस पुस्तक का। ये प्यारी पुस्तक है पंडित लक्ष्मीचंद जी की हरियाणवी ग्रंथावली। ये इनके लेखक महोदय हैं और ये प्यारी पुस्तक है। तो इसमें साथियों सारे सांग हैं, आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे, सुनाते रहेंगे, रागनियाँ खोल खोल के बताया करेंगे आपको। हमने पहले पढ़ी हुई ये पुस्तक, तो इसीलिए हमारा मकसद भी है कि आप तक भी हम इन चीज़ों को पहुँचाएं ताकि अपनी हरियाणवी संस्कृति जिंदा रहे, आगे बढ़ती रहे। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये भाग पसंद आया होगा लेखक महोदय का, और इसका दूसरा भाग जल्दी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।